टू इंग्लिश कोर का आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सेट 2 इंग्लिश कोर क्लास 11th का 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1.5 आवर टाइम्स मिलेगा और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक द्वारा जारी किया है जिसका सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सेट 1 ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका होगा। अगर आपको उपलब्ध नहीं हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सेट 1 भी जरूर देखें, क्योंकि पिछले एग्जाम से यह अनुभव हुआ है कि जो पूछा गया सेट्स है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप सेट 1 में देखेंगे उसी तरह से सेट 2 में भी सेक्शन ए से शुरुआत होती है और सेक्शन ए में आपको मिलता है एक गद्यांश, और ये एक गद्यांश जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। तो ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और आंसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा। तो ये कृत्रिम बुद्धि है जो आपको इंटरनेट या मोबाइल पे सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें मिलता है, और इसके बारे में यहां पे बताया गया है कि विकसित देश, विकासशील देश इसको कैसे प्रयोग में ला रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, इसके विषय में यहां पे पूरा बताया गया है। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप जब देखते हैं तो यहां पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई डज द डेवलप्ड वर्ल्ड हैव एन एज इन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो जो विकसित देश है उसको थोड़ा फायदा क्यों मिल रहा है कि वो रैपिड प्रोग्रेस बना पा रहा है। तो इसका शॉर्ट में सिंपल आंसर मैंने दिया है, और आप यकीन रखें अगर आपका आंसर टू द पॉइंट है और छोटा भी है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि आपको बहुत बड़ा आंसर लिखने से ही नंबर मिलेगा, छोटा और टू द पॉइंट आंसर से भी आपको उतना ही नंबर मिलता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इट इज बिकॉज दे हैव एन एक्सेस ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। तो जो विकसित देश है वो आगे इसलिए बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस है, वो प्रयोग करते हैं किसका, मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज नॉट एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीडेड फॉर क्रिएटिंग मॉडर्न एआई मॉडल्स। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो क्यों इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आंसर है दे हैव मोर अर्जेंट प्रायोरिटीज, मतलब उनके पास और भी कुछ महत्वपूर्ण काम है। क्या क्या, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर एंड फीडिंग द पॉपुलेशन। तो विशाल जनसंख्या को खाना खिलाना है, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन उपलब्ध कराना है, उस पे ये सरकार ज्यादा खर्च करती है वनस्पत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट आर द लोएस्ट स्कोरिंग रीजन्स इन गवर्नमेंट एआई रेडीनेस इंडेक्स यूजिंग एआई इन पब्लिक सर्विसेज। तो इसमें कौन से लोग या देश पिछड़े हुए हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पे डेवलपिंग वर्ल्ड के बहुत सारे देश हैं जैसा कि सब सहारन अफ्रीका, कैरेबियन, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल साउथ एशियन कंट्रीज यहां पे जो है पिछड़े हुए हैं। तो ये आंसर में हम लोग लिख देंगे और हमें मिल जाता है फुल मार्क्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर। एआई यहां पे क्या अर्थ देता है, व्हाट आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एआई। तो एआई का अर्थ हमने बताया, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इट मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल इजियर एज इट पावर्स फेशियल रिकग्निशन। तो चेहरा पहचानने की शक्ति होती है स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स के थ्रू। ये ट्रांसलेशन कर पाता है विदेशी भाषाओं का, फिल्टर कर सकता है ईमेल्स का, और आइडेंटिफाई, पहचान कर सकता है टॉक्सिक कंटेंट का सोशल मीडिया पे, और साथ में कैंसरस ट्यूमर्स का भी पहचान कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा आंसर वहां पे लिख देते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। कभी कभी कुछ आंसर्स थोड़ा छोटा लिखने से भी काम हो जाता है, फुल मार्क्स मिल जाता है। जैसे कि हाउ मेनी कंट्रीज वर रिपोर्टेड टू हैव देयर ओन नेशनल एआई स्ट्रेटेजिक प्लान्स एज ऑन अक्टूबर 21। तो कितने देश इस प्लान में शामिल हैं। तो सिंपली हम लोग दे देंगे 44 कंट्रीज, आपको 2 में 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो पैसेज में 2 विकसित और विकासशील देश का नाम पूछा है। तो विकसित देश का हो जाएगा यूएस और यूके, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन, और विकासशील है चाइना और इंडिया, ये लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड मीनिंग पूछा गया है कि ईगरनेस का मतलब क्या होता है। तो ईगरनेस का मतलब है कीननेस, ठीक है। तो इस तरह से 7 में से कोई 5 आंसर आप करेंगे और आपको वहां पे 5 में 5 नंबर मिल जाना है। आगे देखते हैं सेक्शन बी में, यहां पे एक लेटर पूछा गया, लेटर टू एडिटर, कि कोई एक शहर में आप रह रहे हैं जिसका जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है, उसके बारे में आपको संपादक को एक लेटर लिखना है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। तो सेंडर्स
एड्रेस को आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखते हैं डेट, बीच में एक लाइन वहां पे छोड़ देंगे, डेट लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस मतलब कि संपादक का एड्रेस। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं लेटर की। फिर से बता दें, यहां पे मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है कोयला नगर धनबाद सेंडर्स एड्रेस, तारीख यहां पे आप देखें जून 25 2022, और उसके बाद हमने वहां पे लिया है द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस मुंबई। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में हमने रखा, और फिर आता है जगह सब्जेक्ट का। तो विषय आप यहां पे रखते हैं रिगार्डिंग द डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन समर्स। तो रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, इस शब्द से आप अक्सर शुरुआत कर सकते हैं, और जो समस्या है उसको आगे लिख दे। तो समस्या क्या है? डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन समर्स। इसके बाद हम लोग वहां पे सर या मैडम दो में से कोई एक शब्द चुनते हैं और लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे ऐसे मैंने लिखा है माई पेन अर्जेस मी टू पुट डाउन माई फीलिंग्स इन योर वर्दी न्यूज़पेपर। मेरा दुख मुझे बाध्य करता है मैं आपके अखबार में लिखूं। मोस्ट ऑफ द टाउन एरिया ऑफ धनबाद इज डिप्राइव्ड ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो उदाहरण के लिए मैंने धनबाद लिया है, आप कोई भी शहर रख सकते हैं कि मेरा शहर धनबाद का ज्यादातर जल स्तर खराब होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। द टाउन इज डेवलपिंग वेरी फास्ट एंड अ ह्यूज पॉपुलेशन हैज गैदर्ड अराउंड। तो यहां पे जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हंड्रेड्स ऑफ अपार्टमेंट्स एंड हाउसेज आर बीइंग बिल्ड। बहुत सारे घर और अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। एंड पीपल गो फॉर डीप बोरिंग, और लोग जो है जल आपूर्ति के लिए डीप बोरिंग कर रहे हैं। दिस हैज रिजल्टेड इनटू अ मेजर शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और इस कारण से जो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सूखता जा रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लेटर लिखने का कारण बताया, सेकेंड पैराग्राफ में आप वहां पे प्रॉब्लम को बताते हैं क्या है, और थर्ड पैराग्राफ में आप वहां पे सजेशन पे आते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे, फर्स्ट में आप बताते हैं लेटर क्यों लिख रहे हैं, सेकेंड में आप बताते हैं वहां पे प्रॉब्लम क्या था, और थर्ड में आप वहां पे बता रहे हैं सजेशन, क्या उपाय कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अपील द गवर्नमेंट टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहला सुझाव दिया कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाइए, सरकार को हम लोग कह रहे हैं स्टॉप डीप बोरिंग। दूसरा सुझाव दिया कि डीप बोरिंग बंद कराइए, और बताया द लोकल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द पीपल विथ टैप वाटर सप्लाई। तीसरा सजेशन दिया है कि आप पीने का पानी पाइप के थ्रू लोगों के घर तक पहुंचवाइए, तो लोग बोरिंग नहीं करवाएंगे। so that there would be no inconvenience for the big population। तो वहां जो बड़ी आबादी उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएंगे, और साथ ही वहां पे पीने की पानी की दिक्कत भी नहीं होगी। इसके बाद लास्ट का एक लाइन आप लगभग हर लेटर टू एडिटर में लिख सकते हैं, आई होप माई लेटर विल बिकम अ वॉइस विच विल रीच टू द कंसर्न ऑथोरिटीज। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह खत एक आवाज बनेगा, और यह आवाज हर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगा। फिर थैंकिंग यू, फिर वहां पे ट्रूली योर्स या फिर योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन में जो भी नाम दिया हुआ है या फिर अपना कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लेटर टू एडिटर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट आते हैं नोटिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां पे नोटिस आपको लिखना है, जहां पे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक फेयरवेल प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, और स्कूल में सारे बच्चों को आप इनवाइट करना चाहते हैं। तो वहां पे ज्यादा जानकारी आप देंगे जो मंडे को आप करने वाले हैं फेयरवेल प्रोग्राम। तो इसका देखिए फॉर्मेट में लोगों को बहुत क्वेश्चन आता है, सर पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। अलग अलग बच्चे कमेंट में अलग अलग बात बताते हैं, अलग किताब देख के, अलग सर को देख के। पर मैं जो आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है नोटिस लिखने का। सबसे पहला चीज तो ध्यान देंगे कि ये बक्से में बंद होगा। दूसरा चीज हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले यहां पे ऊपर हम स्कूल या कॉलेज का नाम लिखते हैं, दूसरा नोटिस लिखते हैं, तीसरे में हेडिंग लिखते हैं और उसे अंडरलाइन करना अनिवार्य है, चौथे में तारीख लिखते हैं। तो स्कूल, नोटिस, हेडिंग, तारीख, इतना लिखने के बाद अब छोटा सा एक नोटिस बनाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस रखिए। तो यहां पे आम बच्चे भी आसानी से पढ़ सके, लिख सके, याद रख सके, उसके लिए मैंने एकदम सिंपल सा लैंग्वेज यूज किया है। तो देखिए क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बीइंग इन्फॉर्म्ड। विद्यालय के सारे विद्यार्थियों को यहां बताया जा रहा है कि दैट ऑन नेक्स्ट मंडे 30 जून 2022 कि अगले सोमवार, तारीख बता दिया 30 जून, वी आर गोइंग टू हैव अ फेयरवेल प्रोग्राम। तो फेयरवेल प्रोग्राम यहां पे अंडरलाइन कर दिया फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो क्लास 12 के बच्चों के फेयरवेल प्रोग्राम है, ये मैंने बता दिया। यू ऑल आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, और आप सब आमंत्रित है इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। एंड मेक इट सक्सेसफुल, और इसको आप भाग लेके सफल बनाएं। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे यू मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड।
और अगर आप किसी भी तरीके से योगदान अगर देना चाहते हैं तो आप अंडरसाइंड से संपर्क करें। अंडरसाइंड का मतलब क्या है, यहां पे जिसने साइन किया है, अधो हस्ताक्षरी, तो नीचे जिसने दस्तखत किया है उसको अंडरसाइंड बोलते हैं। तो आप ज्यादातर नोटिस में ये अंडरसाइंड वर्ड यूज करते हैं कि जो भी वहां पे है अंडरसाइंड, उससे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ये चीज हम वहां पे बताते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। यहां पे एक आर्टिकल आपको दिया हुआ है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना समय मोबाइल कंप्यूटर्स के पीछे इंटरनेट में वीडियोस देख के, गेम्स देख के बर्बाद करते हैं। उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक संपादकीय लिखना है। तो इसका जो फॉर्मेट है ये हम लोग देखते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले वहां पे आता है आपका हेडिंग। तो एक अच्छा सा हेडिंग देते हैं, जैसे मैंने लिखा है वर्चुअल कस्टडी। कस्टडी मतलब लोग कैद में हो जा रहे हैं, कहां पे, वर्चुअल वर्ल्ड मतलब कृत्रिम दुनिया में। फिर वहां पे लेखक का नाम लिखते हैं, क्वेश्चन में कोई भी लड़का या लड़की का नाम होगा वो लिख देंगे, ऐसे बाय और फिर अनामिका, इसको बाय लाइन भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग रखते हैं कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव, और अगला पैराग्राफ में लोग रखते हैं सॉल्यूशन या सजेशन। तो ये चीज गांठ बांध लीजिए कि आर्टिकल में फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंफॉर्मेशन बेस्ड, दूसरा में कॉज और इफेक्ट दोनों को मिक्स कर देंगे, और लास्ट में सॉल्यूशन या सजेशन लिखते हैं। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका आर्टिकल बहुत ही प्यारा बन पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो शुरुआत कर रहे हैं यहां पे, अ सर्वे सजेस्ट दैट इन इंडिया अ टीनेजर स्पेंड्स अराउंड 6 आवर्स पर डे ऑन स्मार्टफोन्स। तो एक सर्वे हमें यह बताता है कि भारत में एवरेज हर टीनेजर 6 घंटा मोबाइल पे रहता है। दे मोस्टली प्रेफर यूट्यूब वीडियोस, ज्यादातर वो यूट्यूब में वीडियो देखना पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम में रील देखना पसंद करते हैं, और ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं। हाउ विल इट अफेक्ट इंडिया? और अगर हम ऐसा ही करते रहे, 6 घंटा हर युवा अगर अपना बर्बाद करता रहे, तो हमारे देश को क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पे एक प्रश्न रखा और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हम आर्टिकल को शुरुआत करते हैं। तो यहां पे एक छोटा सा कोटेशन मैंने यूज किया है, वी ऑल नो दैट टाइम इज प्रेशियस। हम सबको पता है समय बहुत ही मूल्यवान है। बट द एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स मतलब हो गया 15 से 21-22 साल तक का लड़का लड़की, डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो एडोलेसेंट लोग इस बात को नहीं समझते कि समय कितना मूल्यवान है। इंस्टीड ऑफ स्टडिंग एंड प्लेइंग इन ग्राउंड्स, वो पढ़ाई के बजाय, ग्राउंड में जाके खेलने के बजाय, दे प्रेफर वेस्टिंग द टाइम इन फ्रंट ऑफ स्मार्टफोन्स। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय स्मार्टफोन्स के सामने व्यर्थ करते हैं। इट ब्रिंग्स वेरियस हजार्ड्स, और जब ऐसा करते हैं तो वो बहुत सारी समस्या को आमंत्रित करते हैं। द टीनेजर्स कंसेंट्रेशन पावर गेट्स डिस्ट्रॉयड, और उनका दिमाग जो है वो मोटा होता जाता है, उनका कंसेंट्रेशन पावर जो है कम होता जाता है। देयर आईज में गेट डैमेज्ड, उनकी आंखें जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। एंड ब्रेन बिकम्स ब्लंट, और दिमाग जो है मोटा हो जाता है। मोरओवर दे मे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम, और जब वो लगातार मोबाइल इंटरनेट के साथ रहते हैं तो वो साइबर क्राइम को भी आमंत्रित करते हैं। दे मे कमिट द साइबर क्राइम और दे मे बिकम अ विक्टिम, या तो वो खुद एक साइबर क्रिमिनल बनने के खतरे में होते हैं या फिर एक विक्टिम बन जाते हैं साइबर क्राइम का। विक्टिम का क्या मतलब है? विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, तो वो खुद साइबर क्राइम के पीड़ित भी बन सकते हैं या क्रिमिनल भी बन सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर द बेस्ट रिसोर्स फॉर ए कंट्री, और कोई भी विद्यार्थी जो है अपने देश के लिए सबसे बड़ा संपदा है। एंड आवर ह्यूमन रिसोर्स इज बीइंग वेस्टेड, जब हम समय बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल कंप्यूटर के सामने, तो हमारा देश का जो मानव संपदा है वो बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, द टीचर्स एंड पेरेंट्स टू कीप अ चेक ऑन द स्टूडेंट्स, और ये हमारे सरकार का, शिक्षक का और माता पिता का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को मोबाइल से, कंप्यूटर से दूर रख सकें। अ स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी ऑन स्मार्टफोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो यूज तो जरूर करे स्मार्टफोन्स पर बहुत समय तक नहीं करे। द रियल वर्ल्ड मेड बाय गॉड इज ब्यूटीफुल, क्योंकि भगवान ने जो दुनिया बनाया बहुत ही खूबसूरत है, रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल मन खुश करने वाला दुनिया बनाया भगवान ने। खेत में जाके देखिए, फील्ड में जाके देखिए। वेयर एस, जबकि द वर्चुअल वर्ल्ड, ये जो कृत्रिम दुनिया है कंप्यूटर का, मोबाइल का, इस कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मतलब गुलाम बना देती है, एंड डिस्ट्रक्टिव और विनाशकारी है ये जो दुनिया है कंप्यूटर का, मोबाइल का। तो इसलिए हमें मशीन को अपना नौकर बना के रखना चाहिए, मशीन को अपना मालिक नहीं बनने देना चाहिए।
तो इस तरह से आपने एक आर्टिकल लिखा, सुंदर सा प्यारा सा 3 पैराग्राफ का। फर्स्ट पैराग्राफ में वहां पे इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड में कॉज एंड इफेक्ट दिया, और थर्ड में वहां पे सजेशन या सॉल्यूशन दिया। तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल तैयार होता है और 5 में 5 आप आसानी से पा सकते हैं। अब आखिरकार हम लोग आते हैं सेक्शन सी में, लिटरेचर में। तो लिटरेचर का क्वेश्चंस हम लोग वहां पे देखेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है पहले, जहां पे आपको बताया गया कि कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर क्वेश्चन का वैल्यू है 3 मार्क्स, तो 5 इंटू 3 15 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो यहां पे भी ऑप्शन रहेगा आपको छोड़ने का। तो जो 5 आसान क्वेश्चन आपको लगेगा उसका आंसर आप लिखेंगे। मैंने यहां पे सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्योंकि सेट में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 सेट रहेगा, तीनों सेट में से मिला जुला के क्वेश्चन बनता है, एक सेट पूरा का पूरा नहीं आता है। इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से तीनों सेट का सारा क्वेश्चन अच्छे से बना लें और आप आराम से 40 में 35 प्लस मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। What are the 4 biological systems of the earth? What is the state of earth's biological system now and why? तो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है और उसका भी हालात क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो आंसर हम लोग देखते हैं कि 4 बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है। फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड। तो जंगल, मछली या फिर ग्रासलैंड है तीसरा, जहां पे घास फूस होता है। क्रॉपलैंड जहां पे अनाज उगाते हैं। Are the 4 biological systems of the earth? In recent times, human beings have exploited. Exploit मतलब उसका मिसयूज करना and badly damaged these 4 biological systems. तो इसको बहुत ही मिसयूज किया और इसको बुरी तरह से हम लोगों ने डैमेज कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, For whom is Taplow waiting and why? तो टैप्लो किसका इंतजार कर रहा था और क्यों कर रहा था? तो आंसर आते हैं, टैप्लो एक स्टूडेंट है, आपको याद होगा ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर से। टैप्लो वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो क्रॉकर हैरिस उनके लैंग्वेज टीचर है, उनका इंतजार कर रहा है। क्यों? ही हैड लेस अटेंडेंस, उनका अटेंडेंस काफी कम था बच्चे का। एंड द टीचर हैड कॉल्ड हिम फॉर एक्स्ट्रा क्लास, और टीचर ने उसको एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया है। देन ओनली ही वुड गेट हिज रिमूव क्लियर। जब वो एक्स्ट्रा क्लास करेगा तभी उसका रिमूव जो है वो क्लियर होगा। रिमूव का मतलब है यहां पे उसको बैक जो लग जाता है परीक्षा में, कम नंबर जो आया है, अगर एक्स्ट्रा क्लास करेगा तभी वो पास किया जाएगा। इसलिए क्रॉकर हैरिस के घर पे उनका इंतजार कर रहा है। अगला प्रश्न है, Why did the author want to go to Mount Kailash? ऑथर माउंट कैलाश क्यों जाना चाहते हैं? What challenges did he face on his way to the Mount Kailash? और उन्होंने क्या क्या समस्याओं का सामना किया? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पर 2 मार्क्स के लिए हम लोग बहुत शब्द खर्च नहीं करेंगे, 3 मार्क्स के लिए। तो यहां पे देखते हैं, तो ऑथर निक मिडल्टन वांटेड टू गो टू माउंट कैलाश टू विटनेस कोरा। ये कोरा शब्द को जरूर याद करेंगे। कोरा क्या होता है, मैंने फर्स्ट सेट में बनाया है और बताया है कि जब धार्मिक चढ़ाई चढ़ते हैं हम लोग माउंट कैलाश का, कैलाश पर्वत के ऊपर जब हम लोग धार्मिक चढ़ाई चढ़ते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कोरा। तो क्यों वो चढ़ रहे हैं और क्या समस्या है, ये यहां पे पूछा गया है। एज अ चैलेंज ही हैड टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या क्या चैलेंज आए? पहला तो इनको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ी, अलग अलग तरह का वातावरण से गुजरना पड़ा, हैविंग डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स, एंड इवन फेल्ट सिक, और वो बीमार भी पड़ गए। कहां पे? होर और दारचैन। तो होर और दारचैन 2 अलग अलग जगह का नाम है। तो इस 2 जगह पे बहुत बीमार पड़ गए, ऐसा एक रात को लगा कि अगली सुबह वो जिंदा बचेंगे ही नहीं। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में सारी बातें बता दी गई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, What laws did the poet talk about the poem childhood? तो चाइल्डहुड में पोएम में कवि किस लॉस के बारे में बात कर रहे हैं? What did the poet realize when he crossed the age of 11 years? जब वो 11 years का एज पास करते हैं, वो क्या रियलाइज करते हैं? तो आंसर यहां पे है, in the poem the poet wonders मतलब क्या होता है? सोचना। when he lost his childhood, तो वो पूरे कविता में सोचते हैं कि पता नहीं उनका बचपन कब चला गया। He asked himself, वो अपने आप से पूछते हैं, was it the day when he ceased to be 11? क्या उस दिन उनका बचपन चला गया जब वो 11 वर्ष के नहीं रहे? That he lost his childhood? तो इतना छोटा लिखने से भी आपको आराम से 3 में से 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, What short relationship do the father and the son have in the poem Father to Son? तो Father to Son पोएम से क्वेश्चन आया कि पिता और पुत्र के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? तो आंसर है, इन द पोएम पोएट एंड हिज सन हैड अ रिलेशनशिप लाइक स्ट्रेंजर। तो दोनों के बीच जो रिश्ता है वो अजनबियों के जैसा है। They both lived under the same roof but did not understand each other. दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं पर एक दूसरे को समझते नहीं है।
कारण क्या है? जनरेशन गैप। आप चाहें ज्यादा लिखना तो हम लिख सकते हैं इट वॉज बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप बिटवीन देम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज एल्सा थिंक इज एनफ टू पास द एग्जामिनेशन? एल्सा को क्या लगता है एग्जाम पास करने के लिए क्या काफी होगा? तो आंसर बताते हैं हम लोग, एल्बर्ट आइंस्टाइन चैप्टर से है। When Albert Einstein was saying that he would fail in the exam, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगता है वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, तो एल्सा जो उनकी चचेरी बहन थी वो क्या कहती है? एल्सा his cousin told him to mug up the chapters। mug up का मतलब क्या होता है? रट्टा मारना। वो बोलते हैं कि तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, पूरा रट्टा मार लो, and write it down in the examination, और परीक्षा में जाकर लिख दो। It would be enough to pass the examination। इतना अगर तुम कर पाते हो, रट्टा मार के लिखो, तुम परीक्षा में पास कर जाओगे। तो ये एडवाइस दिया था उसकी बहन एल्सा ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 17, हु वाज जो मॉर्गन, व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन? तो आपको पता है ये बर्थ चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि जो मॉर्गन कौन है और वो एंड्रयू मैनसन का क्यों इंतजार कर रहा था। आंसर है जो मॉर्गन इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी बर्थ। तो बर्थ कहानी का एक पात्र है, एक चरित्र है जो मॉर्गन। हिज वाइफ वॉज टू डिलीवर अ बेबी, उनकी वाइफ का एक बच्चा होने वाला था। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, शादी के वर्षों बाद। Hence he was waiting for डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, इसलिए उनको डॉक्टर का इंतजार था कि डॉक्टर आए और वहां पे प्रसव वो अच्छे से करवा दे। तो ये आंसर लिखा और आपका कंप्लीट हुआ सेक्शन सी। अब आते हैं सेक्शन डी में, जो कि लिटरेचर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। यहां पे आपको कोई एक ही आंसर करना है और ये 5 नंबर के लिए है। तो 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा, कोई भी एक लिखेंगे, पर आपके मदद के लिए मैंने यहां पे दोनों क्वेश्चंस लिखा है। आपको दोनों में से दोनों रट्टा मार लेना है, क्योंकि एग्जाम में जैसा मैंने बताया सेट शफल हो सकता है इस सेट से एक ही क्वेश्चन आए, दूसरे सेट से दूसरा आ जाए। इसलिए आप दोनों का दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले, समझ ले और रट्टा मार ले। तो पहला क्वेश्चन है मेरा यहां पे, हु वर यूरी एंड एल्सा? तो एल्सा से हम लोग मिल ही चुके हैं, यूरी के बारे में पूछा गया है। What role did they play in Einstein's life? तो आइंस्टाइन हमें पता है एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन विद्यार्थी के तौर पे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने स्कूल में, और उनको अच्छा विद्यार्थी नहीं माना जाता था। लेकिन उन्होंने दुनिया को साबित किया कि वो एक अच्छे विद्यार्थी ही नहीं, एक महान वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। तो आप भी अपने जिंदगी में अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए, हमेशा अपना एम ऊंचा रखिए और दुनिया को गलत साबित करते रहिए, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए देखते हैं, एक दोस्त है, एक बहन है, वो लोग कैसे आइंस्टाइन की मदद करते हैं। शुरुआत में एल्सा के बारे में देखते हैं। एल्सा वॉज द कजन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। कजन मतलब हमें पता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन। शी हैड सिंपैथी फॉर हर ब्रदर। उसे अपने भाई के लिए बहुत ही सहानुभूति थी। when she found that Einstein was depressed, जब वो देखती है कि आइंस्टाइन हताश था about his exams and results, कि वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा, she tries to motivate him, वो उसका उत्साह बढ़ाती है। she says that Einstein did not have to know anything, वो कहती है कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। he only had to understand what he was taught, उसे सिर्फ ये समझना है उसको क्या पढ़ाया गया है, and to be able to repeat in the exams, और उसको जाके एग्जाम में कॉपी में लिख देना है। तो सिर्फ रट्टा मारना, लिख देना, जैसा मैंने शॉर्ट आंसर में थोड़ी देर पहले बताया। दूसरा है यूरी का क्या योगदान है। तो यूरी जो कि उसका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, उसका क्या योगदान है। तो आपके भी लाइफ में आपके दोस्त का बहुत योगदान होगा। देखते हैं यूरी क्या करता है। यूरी वॉज द फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन, तो ये उसका दोस्त है। He helped Einstein to find a doctor, ये याद रखिएगा, वो एक डॉक्टर खोजने में मदद करता है, who could certify that Einstein was having a nervous breakdown, जो लिख के दे कि आइंस्टाइन को नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, and he should not go to school, और डॉक्टर लिख के दे कि उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। He even finds the doctor, और वो अपनी दोस्त की बात मानता है और वो एक ऐसा डॉक्टर खोज भी देता है who gives him the medical certificate that he needed, और जो सर्टिफिकेट की जरूरत थी आइंस्टाइन को, सवाल जवाब करने के बाद डॉक्टर पाता है कि सचमुच में आइंस्टाइन नर्वस ब्रेकडाउन के नजदीक था और उसको वो सर्टिफिकेट दे भी देता है डॉक्टर। These were the only 2 people who had an understanding for little Einstein, और यही सिर्फ 2 लोग थे उस जगह पे जो आइंस्टाइन को समझ सकते थे, and they support Einstein in all the time, और आइंस्टाइन के मुश्किल समय में ये सपोर्ट कर रहे थे उनको। तो इस तरह से आइंस्टाइन के दोस्त और बहन के बारे में हमने लिखा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टैप्लो। तो टैप्लो से भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में मिल चुके हैं, ब्राउनिंग वर्सन ड्रामा से ये है। तो टैप्लो के चरित्र के बारे में लिखना है।
कैरेक्टर स्केच बनाना है। तो याद रखें, जब भी कैरेक्टर हम लिखते हैं तो वहां पे एडजेक्टिव और उसकी क्वालिटी की ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हैं, मैंने एडजेक्टिव निकाला साइकोफेंट। साइकोफेंट मतलब होता है चापलूस। गुड एट मिमिक्री, उसका काम बताया कि वो मिमिक्री बहुत अच्छा करता था, नकल करता था। और क्रॉकर हैरिस के बारे में बताया गया, ही वॉज नॉट अ सैडिस्ट, कि वो लोगों को दुख देने में मजा नहीं पाते थे। तो ऐसा ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव और उसका काम अगर आप लिख पाएंगे तो एक शानदार कैरेक्टर स्केच बनता है। तो चलिए शुरू से आंसर देखते हैं। हम लोग टैप्लो के बारे में जानते हैं। टैप्लो इज अ कैरेक्टर इन द प्ले ब्राउनिंग वर्जन। सबसे पहले बता देंगे कि किस चैप्टर से, ये तो जरूर बताएंगे। तो ब्राउनिंग वर्जन ड्रामा से ये एक पात्र है। वी फाउंड हिम टू बी वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन हिज हाउस। तो सबसे पहला चीज बताते हैं कि हम पाते हैं कि वो क्रॉकर हैरिस सर का इंतजार कर रहे हैं उन्हीं के घर में। ही हैड टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा क्लास लेना है। बिकॉज ऑफ हिज शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, क्योंकि उसकी अटेंडेंस कम है। देन ओनली ही वुड गेट हिज रिमूव क्लियर्ड, तभी वो एग्जाम में पास हो पाएगा। रिमूव का मतलब यहां पे आप जानिएगा कि वो फेल हो रहा है, फेल को पास करना है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया रिमूव। फ्रॉम द कन्वर्सेशन बिटवीन टैप्लो एंड द साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक। तो वहां पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो पूरी कहानी में खुद नहीं आते हैं, पर उन्हीं का चर्चा पूरी कहानी में होता रहता है। मिस्टर फ्रैंक के साथ जब वो कन्वर्सेशन कर रहा है लड़का, मिस्टर फ्रैंक वहां पे साइंस के टीचर है, उनके साथ कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है इस लड़के के बारे में और बहुत कुछ। क्या पता चलता है देखते हैं। वी कम टू नो अबाउट अ लॉट अबाउट टैप्लो। क्या जानते हैं? ही वॉज अ टॉकेटिव बॉय। तो पहला एडजेक्टिव है कि वो बहुत बकबक करने वाला लड़का था। हु वॉज अ साइकोफेंट, जो कि एक चापलूस भी था। ही वॉज गुड एट मिमिक्री, वो लोगों का नकल अच्छा कर लेता था। ही वॉज कॉपिंग द डायलॉग ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और क्रॉकर हैरिस का बोलने का तरीका को वो नकल कर रहा था और हंस रहा था। ही सेड दैट ही लव्ड साइंस, और वो साइंस टीचर की चापलूसी में कहता है कि उसको साइंस पसंद है और भाषा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है विषय के तौर पे। ही वॉज क्रिटिकल अबाउट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो क्रॉकर हैरिस की बहुत निंदा करता है। फॉर हिज बीइंग स्ट्रिक्ट एंड एक्सप्रेशनलेस, किस बात की निंदा करता है? तो निंदा इस बात की करता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ही स्ट्रिक्ट और एक्सप्रेशनलेस थे। वो बहुत अनुशासन मानते थे और उनके चेहरे पे कभी हंसी खुशी आता ही नहीं था। बट ही वॉज ऑनेस्ट एनफ टू एडमिट, तो उसने क्रॉकर हैरिस की बहुत बुराई तो जरूर की, पर वो इतना ईमानदार जरूर था कि उनकी अच्छाई को भी सामने रखे। और उसने ये बात एडमिट किया, स्वीकार किया कि दूसरे टीचर्स की तरह क्रॉकर हैरिस कोई सैडिस्ट नहीं थे। तो अनलाइक अदर मास्टर्स, मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाज नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो दूसरे को दुख पहुंचाने में मजा पाता है। ही वॉज डेस्परेट टू गेट हिज रिमूव क्लियर्ड, और उसके बातों से यह भी पता चलता है कि वो परीक्षा में पास होने के लिए बेताब था, तभी वो आगे चल के साइंस पढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। When he was mocking at Mr. Crocker Harris, mocking का मतलब याद रखिएगा मजाक उड़ाना। जब वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ा रहा था, उनका नकल कर रहा था, एंड मिली हैरिस एंटर्ड इनटू द रूम, और मिली हैरिस जो है क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, वो वहां पे आ जाती है। ही थॉट शी हैड लिसनड एवरीथिंग, उसे ऐसा लगता है कि वो गेट के पीछे रुक के सब कुछ सुन रही थी कि ये आदमी कैसे अपना बच्चा का ये बच्चा कैसे अपने टीचर का बुराई कर रहा था। एंड ही गॉट वेरी स्केर्ड, और वो बहुत डर जाता है। तो सारी बातें इस बच्चे के बारे में जो है हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया, बताया, और इस तरह से आप आंसर लिखते वक्त ये साबित करते हैं एग्जामिनर को कि आपको कहानी के बारे में पूरी चीजें अच्छे से पता है। तो टू द पॉइंट आंसर लिखें और आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो मैं फिर से बता दूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आप शेयर करें, ताकि हर बच्चे को ये रेडीमेड आंसर मिल जाए। स्कूल में टीचर्स नहीं है, क्लास नहीं हो पा रहा है, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं झारखंड के हर बच्चे तक पहुंच पाऊं, उनका मदद कर सकूं। इस काम में आप हमारा मदद करिए। तो इसके साथ ही मैं आज का ये आंसर यहीं पे खत्म करता हूं और वादा करता हूं बहुत ही जल्द आपको थर्ड सेट के साथ मैं मिलूंगा इसी चैनल पे। तो इसके साथ आप लोगों को बाय बाय, टाटा, ऑल द गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। Thank you. So this is Aditya Kumar Jha. Tata.